बहुत जबरदस्त खबर है, वही आईएमएफ। देखिए, मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा था, हालांकि हमारी टीम को मैंने कहा भी था कि वो आपको ये जानकारी साझा करे। असल में क्या होता है ना कि जब भी हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पता नहीं यार अपने जानने वालों में कितने पाकिस्तान प्रेमी हैं, भाई मेरे सेशन को रिपोर्ट कर दिया जाता है। रिपोर्ट कर दिया जाता है मतलब रिपोर्ट के अंदर मतलब यूट्यूब पर शिकायत भेज दी जाती है कि ये पाकिस्तान के मजे ले रहा है। पता नहीं किसको इतनी मिर्ची लगती है, मुझे ऐसा लगता है या तो पाकिस्तान के लोगों को लगती होगी या कुछ पाकिस्तान प्रेमियों को लगती होगी। अभी कुछ दिन पहले अपन ने अंकित इंस्पायर इंडिया पर इमरान खान के ऊपर एक सेशन किया था। भाई साहब उस पर इतना रिपोर्ट किया उसको कि उसके जो व्यू है ना वो यूट्यूब ने दिखाने ही बंद कर दिए, उसको यूट्यूब ने रिकमेंड करना बंद कर दिया और उस पर एज रेस्ट्रिक्शन डला आने लग गया कि नहीं नहीं साहब ये हिंसा की बात हो रही है, इस पे एज रेस्ट्रिक्शंस लगाओ। ईश्वर जाने कॉमेडियंस को लेकर के काम होने लगता है। खैर मैं फिर भी अपनी आदत से नहीं चूकूंगा, फिर आज पाकिस्तान का नाम लूंगा, भले ही टाइटल श्रीलंका और यूक्रेन का हो, मुझे आईएमएफ का दोगलापन समझाना हो, लेकिन फिर भी मैं पाकिस्तान का रेफरेंस तो जरूर लूंगा। चलो शुरुआत करते हैं साथियों। नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ के बारे में चर्चा करने का। साथियों आईएमएफ एक ऐसी संस्था जो दुनिया को तब पैसे देती है जब वो ट्रेड डेफिसिट में फंस जाते हैं या फिर उनके पास में बैलेंस पेमेंट का क्राइसिस उत्पन्न हो जाता है, यानी वो किसी दूसरे देश को सामान खरीदने के बाद पेमेंट नहीं कर पाते, यानी कि बैलेंस का क्राइसिस पैदा हो जाता है। उस स्थिति में आईएमएफ आता है आगे आकर के और उसे लोन देने की प्रक्रिया करता है, लेकिन लोन जब देता है उस समय अपनी बहुत सारी शर्तें मनवाता है। आपको याद होगा कुछ समय पूर्व इसी प्रकार की शर्तें पाकिस्तान के सामने रखी गई थी आईएमएफ ने लोन देने से पहले कि आपको इतना परसेंटेज ये महंगाई बढ़ानी पड़ेगी या इतना परसेंट टैक्सेशन बढ़ाना पड़ेगा, आपको सेना से खर्च कम करने पड़ेंगे। इवन यहां तक हो गया कि उनसे यह तक डिमांड कर लिया गया कि परमाणु हथियार हमें वापस दे दो, तुम लोगों के बस की बात नहीं है, पता चले कहीं लुट पिट गए तो क्या होगा। मतलब बहुत सारी बेइज्जतियां पाकिस्तान के साथ में आईएमएफ ने की हैं। आज वही आईएमएफ फिर से चर्चा में है, कारण इसने श्रीलंका को लोन दे दिया है भाई। मतलब पाकिस्तान से तो बढ़िया श्रीलंका निकला जिसको आईएमएफ ने लोन दे दिया है, और तो और यूक्रेन को भी लोन दे दिया है। देखो हमें चिढ़ जो है ना पाकिस्तान से है वो तो जग जाहिर है, लेकिन हमें वेस्टर्न वर्ल्ड से भी बड़ी चिढ़ है, मतलब स्पेशली मुझे। क्यों? क्योंकि यार ये बड़े दोगलेपंथी हैं। दोगलेपंथी का मतलब क्या है? इनके नियम जो है ना वो अपने हिसाब से बनाने वाली बात है। मतलब इनकी परिभाषाओं में, लोकतंत्र इनकी परिभाषा में अपने हिसाब का होता है। आप खुद सोचो, आईएमएफ जब से बना है, ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ नामक दो संस्थाएं बनी थी। हालांकि वर्ल्ड बैंक उस समय आईवीआरडी के नाम से हुआ करता था। तो ये जो संस्थाएं बनी थी ना, उस समय से लेकर आज तक कभी भी आईएमएफ ने किसी भी युद्ध लड़ रहे देश को पैसे नहीं दिए। दोबारा सुनिएगा क्या बोल रहा हूं। आज तक 1945 से लेकर 2023 में हैं आप, आज तक इन्होंने किसी भी युद्ध में जो लिप्त देश है उसको फंडिंग नहीं दी, उसे पैसे नहीं दिए। पहली बार यूक्रेन को पैसे दे दिए भाई, नंबर एक। और थोड़े बहुत नहीं, $15 बिलियन के लगभग भाई साहब इन्होंने इसे पैसे दे दिए कि ले भाई ऐश कर। मतलब यूक्रेन के ऊपर तो अभी जिस प्रकार की घटनाक्रम चल रही है, पूरी दुनिया भर से पैसा दिया जा रहा है, उस बीच में आईएमएफ भी पैसा दे रहा है। और एक तरफ श्रीलंका जिसने सब तरह की परिस्थितियां देख ली, जितना रूस ने यूक्रेन में संकट पैदा किया होगा उससे ज्यादा संकट तो वहां की जनता ने सरकार के लिए पैदा कर दिया। सरकारों को छोड़कर भागना पड़ गया, उनको मुट्ठी भर पैसा दिया है। आज के सेशन में यही चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत श्रीलंका से करते हैं क्योंकि इकोनॉमी से जुड़ी हुई और अंतरराष्ट्रीय विषयों से जुड़ी हुई चर्चा है, इसलिए इसे आप ध्यान से सुनें। तो आप इधर देखिए, श्रीलंका गेट इट्स फर्स्ट ट्रेंच ऑफ 2.9 बिलियन बेल आउट पैकेज इन 2 days। आईएमएफ की खबर है $3 बिलियन के आसपास का इनको पैसा दिया जा रहा है और यूक्रेन को $15.6 बिलियन का यहां सपोर्ट दिया जा रहा है। सोचिए जरा, यूक्रेन जिसको आए दिन कोई ना कोई देश किसी ना किसी प्रकार की सैन्य सहायता, धन की सहायता दे रहा है, उसे तो आईएमएफ दे रहा है लगभग $16 बिलियन। और जो श्रीलंका खाना खरीदने तक के जिसके पास पैसे नहीं है, तेल तक के लिए पैसे नहीं है, उसके इतने महीने तक क्राइसिस में गुजरने के बाद 2.9 बिलियन यानी लगभग $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज देने की बात आईएमएफ ने की है।
बस यही दोगलापन है जो आपके सामने मुझे उजागर करना है। दोनों खबरें पैरेलली हैं, साथ साथ की खबरें हैं। और आप सोचिए, यहां पर $330 मिलियन पहले 2 दिनों में दिए जाने हैं, मतलब आजकल में मिलने वाले हैं श्रीलंका को। और इनकी तो बात ही मत करिए। सोचिए, इनको पैसे देने के लिए आईएमएफ ने अपनी शर्तें बदल दी, अपने यहां पर नियम कानून पलट दिए, और फिर कहते हैं लोग कि वेस्टर्न वर्ल्ड लोकतंत्र की स्थापना करता है। भाई साहब गजब चीज है ये। ठीक है, खैर कोई नहीं जी, हम आईएमएफ के बारे में बात कर रहे हैं। श्रीलंका के लिए तो अच्छा हुआ। रानिल विक्रमसिंघे लिख रहे हैं, आई थैंक द आईएमएफ फॉर अप्रूविंग श्रीलंकाज प्रोग्राम अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। इसका जो ये लोन देने का कार्यक्रम है ना, ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में आता है। वी आर कमिटेड टू फुल ट्रांसपेरेंसी इन आवर एफर्ट्स अचीव सस्टेनेबल लेवल ऑफ डेट एंड आवर रिफॉर्म एजेंडा। द आईएमएफ प्रोग्राम इज क्रिटिकल टू अचीविंग दिस विजन। और आप यहां पर इस खबर को देख लेते हैं। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो कि आईएमएफ की इस समय हेड है, उन्होंने इस खबर में लिखा कि वेरी मच हैप्पी हैं हम, क्योंकि हमने $3 बिलियन का श्रीलंका को फंड अनाउंस कर दिया है। ठीक है साहब, इस मंजूरी के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति ने थैंक यू बोल दिया। और श्रीलंका के अंदर चूंकि पेट्रोल और खाना बहुत महंगा हो रखा है, इससे यह संकट उत्पन्न हो रखा है। इतना ही नहीं, आईएमएफ ने श्रीलंका को धन देने से पहले इनकी इनकम टैक्स रेट, बिजली की दरों, इन सब के अंदर पहले से ही बढ़ोतरी करवा ली थी, क्योंकि हम पैसा देंगे तो उसकी वापसी भी हमें शुरुआत से ही तय करनी है। आप जानकर हैरान होंगे कि श्रीलंका से जब इन्होंने पैसे, मतलब जब इनको पैसे दिए हैं, तो इसकी वजह से जो इनकी इन्फ्लेशन है वो ऑल टाइम हाइज पर चल रही है। 50% के लगभग इनकी इन्फ्लेशन चल रही है। ठीक है, आईएमएफ ने और क्या डिमांड की है श्रीलंका से? श्रीलंका से कहा है कि हम लोन तो दे रहे हैं, लेकिन जब कर्जा देते हैं तो कर्जे की वापसी सुनिश्चित करते हैं। और वापसी के लिए आपसे कहा जा रहा है कि कृपया करके अपनी सरकारी कंपनियों को बेचना शुरू करें। बेचना शुरू करें? जी हां, डिसइन्वेस्टमेंट प्रारंभ करें। आपके पास जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उन्हें प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दें, खुद के हाथों में ना रखें। आईएमएफ ने इतनी सारी कंडीशंस रख करके श्रीलंका को ये पैसे दिए हैं। अब बड़ा सवाल, हालांकि कई बार डिस्कस हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार, कि श्रीलंका इस हालात तक पहुंचा कैसे? तो इसके पीछे का बड़ा कारण तो सबको पता है कि श्रीलंका की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, लगभग 10% से ज्यादा योगदान इनकी जीडीपी में टूरिज्म का है। और टूरिज्म में भी सबसे ज्यादा रशियंस इनके पास आते हैं, लेकिन वॉर के कारण रशियंस नहीं आए। दूसरा, टूरिज्म में चाइनीज लोग आते हैं जो कोरोना के कारण नहीं आए। तो एक तरह से इन लोगों को यहां पर बहुत बड़ा नुकसान टूरिज्म लॉस के कारण हुआ। दूसरी चीज क्या हुई? कोरोना के कारण तो ये सब हुआ। दूसरी चीज क्या हुई कि रशिया के अंदर जितना भी फर्टिलाइजर पैदा होता है वो फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट भी होता है, और वो एक्सपोर्टेड फर्टिलाइजर को श्रीलंका बड़ी मात्रा में मंगाता है ताकि अपने यहां पर एग्रीकल्चर कर सके। अब ये उस क्राइसिस के चलते फर्टिलाइजर नहीं मंगा पाए, इससे इनके यहां का प्रोडक्शन घट गया। तो ये जो सामान एक्सपोर्ट करते थे रूस को, वो नहीं कर पाए, तो फिर से इनके पास पैसे नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में कुल जमा बात ये निकली कि इनके यहां पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि इनके पास विदेशी मुद्रा आ ही नहीं रही थी। इतना तक हुआ कि इनकी एग्रीकल्चर के लिए जब इनके पास फर्टिलाइजर नहीं पहुंचा, तो इन्होंने किसानों से कहा कि आप ऑर्गेनिक खेती करना शुरू करो, क्योंकि आपके लिए हमारे पास में किसी प्रकार का खाद्य नहीं है देने के लिए। तो बोले खाद नहीं है, फर्टिलाइजर नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुरू करते हैं। लेकिन यहां के किसान ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जान ही नहीं रहे थे। ऐसी स्थिति में यहां पर खाद्यान्न संकट, भोजन का संकट उत्पन्न हो गया। तो कुल जमा बात यह रही कि दुनिया भर में जो भी स्थितियां उत्पन्न हुई, उसका प्रभाव श्रीलंका को भी भुगतना पड़ा, और उसके चलते ये इस स्थिति तक पहुंच गया। सरकार ने कीटनाशकों, उर्वरकों पर जो स्थिति देखी वो चीन की वजह से और रूस की वजह से बड़ी परेशानियों से होकर गुजरी। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि आईएमएफ ने इसे लोन दे दिया है, बेल आउट होने से बचा लिया है। एक प्रकार से यह समझिए कि जिनका पेमेंट करना बाकी रह गया था उनको अब यह पेमेंट करेगा और फिर अपने देश को वापस से पुनः गतियों में लेकर आएगा। आईएमएफ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जब भी वो किसी देश को कर्ज देता है तो कर्ज की वापसी कैसे होगी यह सुनिश्चित करता है, और उसी सुनिश्चित करने के क्रम में वो श्रीलंका से कह रहा है कि जितना ज्यादा हो सके अपनी सरकारी कंपनियों को आप प्राइवेट में बदल दीजिए। चलिए साहब, ये हो गया। अब बढ़ते हैं इस बारे में कि भारत ने क्या श्रीलंका की मदद करी। जी हां, श्रीलंका खुद इस बात को एक्सेप्ट करता है कि आईएमएफ से लोन दिलाने में भारत ने उसकी मदद करी थी, और उसने इनकी हेल्प करते हुए कहा था कि चलो भाई हम आपको लेकर आगे चलते हैं। भारत ने इसकी मदद करी थी। यह तो हुआ श्रीलंका का चैप्टर। अब आते हैं यूक्रेन के चैप्टर पर। यूक्रेन की हालत क्या है?
यूक्रेन के विषय में, जंग से जो यूक्रेन को नुकसान हुआ है वो लगभग 38,000 करोड़ रुपए का था, जो जंग शुरू होने से पहले था इनका वित्तीय घाटा। लेकिन वो वित्तीय घाटा बढ़कर के 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। रूस के एग्रेशन के करते यूक्रेन की इकोनॉमी में 303% की गिरावट आई और महंगाई में 266% की वृद्धि आई। ये क्या हुआ? जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ उसकी वजह से यहां पर जो दिक्कतें उत्पन्न हुई वो काफी ज्यादा थी। अच्छा, इसकी बचाव के लिए आईएमएफ ने क्या किया? यूक्रेन के लिए खुद आईएमएफ आगे निकल कर आया। $15.6 बिलियन का सपोर्ट पैकेज उसने यूक्रेन को दिया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगेगा कि सर एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है और आईएमएफ होती कौन है किसी देश की मदद करने वाली, या फिर दुनिया के देश इसको इतनी उम्मीद से क्यों देखते हैं? अरे भाई, इसलिए देखते हैं क्योंकि आईएमएफ के अंदर जो पैसा है वो है लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास। साथियों, असल में आईएमएफ के पास स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, या यूं समझिए कि उसके पास दुनिया भर की 5 बड़ी देशों की करेंसीज हैं जो रखी हुई हैं और उनकी कीमत लगभग $1 ट्रिलियन है। वो $1 ट्रिलियन उसने खुद ने नहीं कमाई, दुनिया भर के देशों ने, जो कि लगभग 190 उसके पार्टनर मेंबर हैं, उन्होंने अपने घरों से निकाल कर उसको पैसे दिए हैं। और इस प्रकार से आईएमएफ को दुनिया की सबसे बड़ी बैंकों में से एक बैंक बना दिया। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दुनिया की 2 ही सबसे बड़ी बैंक हैं जिनमें इतना धन रखा हो। सोचिए, $1 ट्रिलियन के आसपास इस बैंक की करेंसी, खुद की करेंसी चेस्ट है। अच्छा, अब इसका फायदा दुनिया के देशों को कैसे मिलता है? मान लो इंडिया ने अपनी तरफ से इनको कुछ धन दिया, लगभग $2 बिलियन के आसपास मान लो इंडिया ने इनको दिया कि भाई हमारी तरफ से ये पैसा हमारा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, क्या कोई भी देश कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता है? नहीं भाई, सब देशों को अपनी इकोनॉमी के हिसाब से आईएमएफ में कंट्रीब्यूट करना होता है। जिसकी जितनी बड़ी जीडीपी, जिसकी जितनी बड़ी इकोनॉमी, वो आईएमएफ में उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है। लेकिन उसको उस कंट्रीब्यूशन की एवज में उतना ही ज्यादा परसेंटेज वोटिंग राइट मिलता है। अर्थात ज्यादा बड़ी जीडीपी होगी, ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा तो वोटिंग राइट आपके पक्ष में होंगे। यही कारण है कि ये जो G7 कंट्रीज हैं, इनका द्वारा आईएमएफ में सबसे ज्यादा वोटिंग शेयर भी इनके पास ही है और सबसे ज्यादा पैसा भी इन्हीं लोगों का लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आईएमएफ के जितने भी फैसले होते हैं उनको प्रभावित करने में इन G7 देशों का बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए हम कई बार कहते हैं ना, इन दुनिया के 7 देशों को पूछता कौन है, साइड में हटाओ ना, अपना काम अपने आप कर लेंगे। अरे भाई, आपको बैंक की जब जरूरत पड़ेगी तो जिसकी आधी से ज्यादा करेंसी खुद की हो, वो देश अगर आपके खिलाफ खड़े हो जाएं तो लोन कौन देगा? आईएमएफ का या वर्ल्ड बैंक का लोन कौन देगा? आप पूछेंगे क्या इंडिया आईएमएफ से लोन लेता है? जी नहीं। कोई भी देश इससे तभी लोन लेता है जब उसके पास दिवालिया होने की स्थिति उत्पन्न हो या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस उत्पन्न हो। अर्थात वो दुनिया से सामान तो खरीद पा रहा हो लेकिन उनके पैसे नहीं दे पा रहा हो। ऐसी स्थिति में ही आईएमएफ से लोन लिया जाता है। यानी आईएमएफ का लोन केवल विपरीत परिस्थितियों के लिए ही बना है, दुनिया के देशों को फेल होने से बचाने के लिए ही बना है। आपके दिमाग में सवाल आएगा, और वर्ल्ड बैंक किसी भी देश को रीस्ट्रक्चरिंग के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देती है। जैसे इंडिया के अंदर हो सकता है वर्ल्ड बैंक किसी सड़क का निर्माण करवा रही हो, किसी डैम का निर्माण करवा रही हो, कहीं हाईवेज का, कहीं रोडवेज का, इनका निर्माण करवा रही हो। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का काम तो स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन में होता है, लेकिन आईएमएफ का जो उपयोग होता है वो उपयोग होता है भविष्य के लिए देश को पेमेंट के क्राइसिस से बचाना। इसी वजह से दुनिया का कोई भी देश आईएमएफ से लोन नहीं लेता, क्योंकि आईएमएफ पैसे के वापसी की चिंता नहीं करती है। आईएमएफ यह सुनिश्चित करती है कि आपको, अगर मैंने पैसा दिया तो आपको मेरे अनुसार काम करना होगा और उस अनुसार उस देश को अपने यहां की नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है, तब जाकर के आईएमएफ अपना लोन देती है। मतलब आप सोचिए, आप जैसे मान लीजिए एसबीआई के पास लोन लेने गए, एसबीआई आपकी वित्तीय स्थिति देखेगी कि आप पैसा चुका पाओगे या नहीं, आपको लोन दे देगी, लेकिन आपसे वो ये नहीं कहेगी कि अंकित अवस्थी तुम ये छोड़ करके गोलगप्पे की दुकान लगा लो या मिठाई की दुकान खोल लो, तभी जाकर के मैं तुमको लोन दूंगा, अदरवाइज लोन नहीं दूंगा। यानी आपको बैंक लोन देते समय यह नहीं बताती कि क्या करना चाहिए आपको, वो कहती है कि लायक हो तो दे देंगे, नहीं लायक हो तो नहीं देंगे। लेकिन आईएमएफ तो देती ही तब है जब आप नालायक हो जाते हो। इसका मतलब आईएमएफ आपको बचाने के लिए आती है और पेमेंट करने के नाम पर वो आपके यहां पर बहुत सारे परिवर्तन कराती है। और उन परिवर्तनों को कराने में किसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है? तो वो जो देश जिनका सबसे बड़ा स्टेक रखा हुआ है, या फिर उन देशों का जिनके पास में, यानी आपको बैंक
हाँ भाई, तो इस ऐसी स्थिति में उन देशों से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि हाँ भाई, यदि ये देश अपना परसेंटेज शेयर ज्यादा रखते हैं, उनका रोल बहुत बड़ा होगा। चलिए कोई बात नहीं, अब इन देशों का रोल जब बहुत बड़ा होगा, ऐसे उपद्रवी तत्वों को ब्लॉक कर दिया करो, दिखने मत दिया करो हमें। हाँ ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि परसेंटेज शेयर को अगर ऊपर नीचे करना है तो आपको अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना होगा। मान लीजिए इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, क्या इंडिया का वोटिंग राइट या इंडिया का जो वहां पर धन है वो दुनिया में 5वें नंबर का ही है क्या? नहीं, हम वहां पर 8वें रैंक पर आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी दुनिया की इकोनॉमी के हिसाब से हमारे वहां पर वोटिंग शेयर में परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी कारण इंडिया आईएमएफ के अंदर सुधार की मांग करता है। बोले सर, आपने शुरुआत की थी कि लोन कैसे मिलता है यह बताने के लिए। हमने कहा तो सुनो, होता क्या है, दुनिया के जितने भी भागीदार देश हैं जो आईएमएफ में पार्टिसिपेट करते हैं, लगभग 190 देश हैं, वो देश यह निर्धारित करते हैं कि अपने अपने देशों से हम अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी जीडीपी के अनुसार इसको पैसा देंगे। तो पूरे देशों का एक सिस्टम डिसाइड होता है, 100% में से सब लोग अपना अपना जीडीपी के अनुसार धन दे देते हैं। ठीक है, अब धन दे दिया, मान लीजिए आपने, जैसे इंडिया का उदाहरण दिया, मान लो इंडिया ने $2 बिलियन आईएमएफ में जमा करा दिए। अब लेकिन कभी इंडिया को अगर जरूरत पड़ जाए तो इंडिया आईएमएफ से $4 बिलियन ले सकती है। यानी जितना धन आपने जमा कराया है उसका जस्ट डबल आप लोन के रूप में ले सकते हो। यह फैसिलिटी आईएमएफ देती है। फिर आप पूछेंगे इसकी जरूरत क्या है? अगर कोई देश फेल होता है तो होने दो ना, इससे आपको क्या फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। दुनिया का अगर कोई भी देश फेल होता है तो इसका बहुत बड़ा क्राइसिस यह है कि उस देश के फेल होने से दुनिया पर संकट उत्पन्न होता है। आज के लिए आपको क्या लगता है, अगर पाकिस्तान एक फेल कंट्री हो जाए, यानी यहां की इकोनॉमी सरवाइव ही ना करे, पूरी तरह दिवालिया हो जाए, तो क्या होगा? भाई साहब, इस देश के लोग कहां जाएंगे? देश के लोग कहां जाएंगे से मतलब है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश के अंदर या तो एक तरह से माइग्रेंट के रूप में, रिफ्यूजी के रूप में एंट्री करेंगे। जो लोग थोड़े से इस प्रकार कहेंगे नहीं साहब हमको तो रिफ्यूजी नहीं बनना, वो बम गोले उठा लेंगे। तो इस प्रकार के जो देश के लोग होते हैं उनको शांत बनाए रखने के लिए देश को अंगेज करके रखना दुनिया की मजबूरी होती है। इसलिए दुनिया का कोई भी देश आज तक फेल इकोनॉमी नहीं हुआ। दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं है जिसे आप फेल्ड नेशन कहें। सब की सब देश हैं। हां, कोई लीस्ट डेवलप्ड है तो कोई ज्यादा डेवलप है। पैसे वालों ने यह सुनिश्चित कर रखा है। अब यहां पर बहुत बड़ा खेला है। दुनिया वालों ने यह निश्चित कर रखा है कि किसी को भी एकदम गरीब नहीं रहने देना है। यदि कोई एकदम गरीब रह गया तो फिर वैसी ही क्रांति होगी जो कि कभी मार्क्स के समय पर, कार्ल मार्क्स के कारण हुई थी। मतलब वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा। और वर्ग संघर्ष बोले तो गरीब लोग अमीरों के घरों में आक्रमण कर देंगे, और गरीब लोग जब अमीरों के घर में आक्रमण करेंगे, अमीरों की संख्या बल के आधार पर बहुत कम होती है, वो उस भीड़ के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी खुशहाली के लिए गरीबों को इतना जरूर दिया जाता रहना चाहिए कि वो अमीरों के घरों के चिराग को बुझने ना दें। उन्हें उनकी जिंदगी में उलझा कर रखिए। विचार करिए, अगर कोई भी देश अगर एज ए फेल, आप किसी भी जगह कल्पना कर लीजिए, आप जिस शहर में रहते हैं उसी की कल्पना कर लीजिए। आप जिस देश में रहते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं उसी की कल्पना कर लीजिए। विचार करिए, जिस शहर में आप हैं उसी शहर में आपके यहां पर बहुत सारे लोग गरीब हों और 2-5 लोग अमीरों के हों, क्या आप अमीर रह पाएंगे? असंभव है। इसलिए अमीरी केवल अकेले को मिले यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। इसीलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी समावेशी प्रकार का होना चाहिए, सबका होना चाहिए। इसीलिए सरकारों के द्वारा गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं। ऐसे ही दुनिया के देशों के द्वारा गरीब देशों के लिए इस प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं कि भाई इनको पैसे दो, सरवाइव कराओ, अदरवाइज मिट जाएंगे। आ गई बात समझ में?
तो आईएमएफ ने इसको धन दिया और आईएमएफ के धन के बाद 15.6 बिलियन डॉलर का जो कर्ज दिया आईएमएफ ने, उसकी इन्होंने सहमति जताई और आईएमएफ ने कह दिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इन्हें भी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत तो पैसा दिया गया है, लेकिन इस फंड के नाम पर इनसे यह नहीं कहा गया है कि जनाब आपके लिए हमने शर्तें क्या रखी हैं। दूसरी बात, इन्होंने अब तक यह कस्में खा रखी थी कि किसी युद्धग्रस्त देश को हम कर्जा नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने कर्जा दिया है और यह कर्ज सहायता कार्यक्रम 4 साल तक चलता रहेगा। और अब आईएमएफ इनके यहां पर पुनर्निर्माण पर बल देगा, जबकि वास्तविकता में पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी वर्ल्ड बैंक की है। ठीक है, तो आप पूछेंगे क्या इससे पहले कभी आईएमएफ ने यूक्रेन को फंड दिया है? अरे भाई साहब, युद्ध शुरू हुआ था उसके 15 दिन के भीतर आईएमएफ ने 1.4 बिलियन डॉलर का इमरजेंसी सपोर्ट यूक्रेन को दे दिया था। यही वेस्टर्न वर्ल्ड का दोगलापन है। तो कौन है ये आईएमएफ? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर वर्तमान में 190 देश हैं। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। $1 ट्रिलियन की इसके पास इकोनॉमी है जिसे ये लैंड कर सकता है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप देख लीजिए, ये खबर रही, आईएमएफ चेंजेस लैंडिंग रूल्स पेविंग वे फॉर बिलियंस फॉर यूक्रेन। ये ब्लूमबर्ग की खबर है, यानी इसने ऐसी जगह पर लोन दिया है जहां हाई अनसर्टेनिटी हो। यूक्रेन वुड बी आईएमएफ पहला देश होगा जिसको युद्ध के दौरान पैसा दिया जा रहा हो। यह खबर मेरी अपनी नहीं है, यह खबर छपी हुई ब्लूमबर्ग के अंदर है जिसे आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यूक्रेन अब 15.6 बिलियन डॉलर का लोन लेने में कामयाब हो गया है। इसकी लोन की कंडीशंस चेंज की गई हैं, ये मैंने आपको बता दिया। फंडिंग कैसे देती है ये मैंने बता दिया। अब आपको कोटा और वोटिंग राइट के बारे में भी बता देता हूं। इधर देखिए साथियों, इधर देखिए कोटा और वोटिंग राइट देखिए। यहां पर यूएस का कोटा देखिए आप, कोटा शेयरिंग आईएमएफ के अंदर 17.43% कोटा अमेरिका का है। और अगर बात की जाए परसेंटेज वोटिंग राइट की, तो आईएमएफ के अंदर डिसीजन लेने में कि भाई किस देश को कितना पैसा दिया जाए, उनके डिसीजन मेकिंग के समय पर 16.50% वोट जो है वो अमेरिका का है। पैसे के आधार पर यह डिसाइड किया गया है कौन सा देश दूसरे देश के लिए क्या कर पाएगा। जापान नंबर 2 पर आता है, जिसका परसेंटेज जो है यहां पर कुल रखे हुए पैसे में वो 6.47% है और वोटिंग राइट उसका 6.14% है। अब आप सोचिए, आप इन देशों को देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, इन 7 देशों में से चाइना हटा दो जिसके पास 6.4% वोटिंग शेयर है और वो मतलब परसेंटेज है और 6.14% वो है। इसको अगर हटा दिया जाए टॉप 7 देशों में से, इंडिया से ऊपर जितने देश हैं इनकी परसेंटेज जोड़ लो, 4 और 4 8 और 3 11, 11 और 5 हो गया 16, 16 में 16 और 6 32 और 6 38 39, लगभग 40% जो वोट शेयर है आईएमएफ के अंदर, वो इन दुनिया के, चीन को हटा के बता रहा हूं मैं, वो इन दुनिया के G7 देशों के पास है। आप इससे अंदाजा लगा लो। जब दुनिया के 40% आईएमएफ का, तो इसका मतलब ये जिसको चाह लेंगे उसको लोन देंगे। तो भाई नियम अपने हिसाब, इनको 51% तक ही तो ले जाना है। उसके नीचे भी तो काफी सारे देश हैं, जैसे कनाडा है, स्पेन है, नीदरलैंड है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है, इन सबका मिला लो 50% से ऊपर हो जाएगा। तो ये अपने हिसाब से ये परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए सारी अब आप इधर देखिए, मैंने अभी हाल आपसे क्या कहा, किस देश की कितनी बड़ी इकोनॉमी है इस आधार पर डिसीजन होता है। तो आप इधर देखिए इंडिया को, इंडिया का यहां पर परसेंटेज टोटल है 2.75% और यहां पर इसको जो वोटिंग परसेंटेज मतलब मिला हुआ है वो 2.63% मिला हुआ है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो फिर हम 8वें नंबर पर कोटा शेयर में और वोटिंग राइट में क्यों आते हैं? इस वजह से इंडिया कहता है कि आईएमएफ के अंदर कोटा और वोटिंग राइट के अंदर सुधार किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, आप लोगों ने इंडिया को खामखा पीछे पटका हुआ है। आप लोग अपने आप को जबरदस्ती ज्यादा अमीर बताते हो, असल मायने में आप इतने अमीर नहीं हो। अगर परचेजिंग पावर पैरिटी निकाल ली जाए तो इंडिया दुनिया का 3रा सबसे बड़ा जीडीपी के आधार पर देश है। आप में से कुछ लोग समझ ही नहीं पाएंगे ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है।
अरे परचेसिंग पावर पैरिटी, आपने हमारे रुपये को अपने डॉलर के मुकाबले इतना कम आंक रखा है कि इस वजह से हमारी इकोनॉमी आपको हमेशा छोटी दिखाई पड़ती है। आपने अपने पैमाने इतने बड़े कर दिए कि आप बड़े देश दिखाई पड़ते हो। अब आप पूछेंगे ये क्या मामला आ गया, बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। आज इंडिया में जो सामान 500 रुपए का मिलता है वही सामान अमेरिका में 800 रुपए से ऊपर का मिलेगा। जिस बिस्लरी की पानी की बोतल को आप इंडिया में 20 रुपए में खरीद लेते हो वहां वो 80 रुपए में मिलेगी। $1 के आसपास या 60 रुपए से 80 रुपए के आसपास पानी की बोतल मिलेगी। अरे जब सामान सेम है तो आपके यहां पर वैल्यू भी सेम होनी चाहिए ना। हम अगर कोई वस्तु क्रय करके ये पहचानना चाहें कि मेरी इकोनॉमी ज्यादा बड़ी है या आपकी इकोनॉमी, तो मैं मेरे यहां के सामान की वैल्यू बढ़ा देता हूं। भाई मेरे यहां पर बिस्लरी की बोतल को अगर मैं 20 की जगह 80 रुपए का बेचने लग जाऊंगा तो महंगाई के साथ साथ तो जीडीपी इंक्रीज होती ही है। आप पूछेंगे कि यह क्या मतलब हुआ। अरे भाई जीडीपी दो प्रकार की होती है ना, रियल और नॉमिनल। अगर नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेशन करने आप लग जाओगे और उसमें महंगाई को ऐड कर लोगे तो हमारी जीडीपी तो बहुत बड़ी जीडीपी हो जाएगी। अगर आपने इस तरह से कंपैरिजन करना शुरू किया तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अगर अमेरिका वाले भाव हमने यहां अप्लाई कर दिए तो चीन जो है ना वो दुनिया का सबसे पैसे वाला देश होगा जीडीपी के मामले में, परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर वस्तुओं की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाए तो। आज अमेरिका ने अपने, तो इसी वजह से इंडिया कह रहा है कि आपने कोटा डिसाइड कैसे कर रखा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर अब आपको यह परचेसिंग पावर पैरिटी क्लियर होने लगा क्या कह रहा हूं मैं। तो हमने क्या कहा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं, एसडीआर होते हैं, जिसके आधार पर 5 मुद्राएं हैं, डॉलर है, पाउंड स्टर्लिंग है, जापानीज येन है, रेनमिंबी है, ठीक है ना, और युआन है। ये सारी 5 मुद्राएं हैं दुनिया की जिनको एसडीआर के अंदर शामिल किया गया है, बास्केट के अंदर शामिल किया गया है। यूरो हो गया, पाउंड हो गया, और क्या बोलते हैं इसको, जापानी येन हो गया, रेनमिंबी हो गया और डॉलर हो गया। इन 5 से एचडीआर का बॉक्स बना हुआ है, यानी कि आईएमएफ जो पैसा अपने पास रखती है वो इन 5 करेंसीज में रखती है, जिसमें 42% वो अपने पास डॉलर को रखती है। ठीक है साहब। अच्छा, दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज जो वोटिंग राइट के आधार पर हैं उनमें इंडिया जो है वो कहां डला हुआ है, 8वें नंबर पर डला हुआ है। इसलिए इंडिया कहता है कि भाई साहब आप अपने यहां पर कोटा में सुधार करो, यह मामला गड़बड़ है, क्योंकि आप किसको लोन दोगे यह फैसला खुद करते हो, तो यह दिक्कत है। अच्छा, अब एक और चीज देखिए, अगर हम रशिया, ये यूक्रेन और श्रीलंका का भी कंपैरिजन कर दें तो आपने भाई किस आधार पर उसको $3 बिलियन दिया और इसको $15 बिलियन दिया। 5 गुने का अंतर कर दिया यूक्रेन और श्रीलंका के अंदर लोन देने में। जहां पर श्रीलंका को निश्चित रूप से, माना कि श्रीलंका यूक्रेन से छोटी इकोनॉमी है, माना यूक्रेन और श्रीलंका के कोटा और उसकी तुलना की जाए तो इनके अंदर तुलनात्मक रूप से अंतर जरूर है, लेकिन 5 गुने का अंतर नहीं है। आपने 5 गुना लोन के अंदर अंतर कर दिया। फिर यूक्रेन के लिए आपने नियम बदल दिए। इसका मतलब यह है कि आपने कुछ भी करके अपने नियम अपने हिसाब से बनाकर यह दर्शाने का कोशिश किया है कि आप लोग सभी तरह से सही काम नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से इंडिया जो है वो क्या करना चाहता है, अपने द्वारा यहां पर सुधार की मांग करता है। एक्सपर्ट कॉल फॉर रिव्यू ऑफ आईएमएफ रोल, डेटा इंटीग्रिटी, कंप्लीटिंग कोटा रिफॉर्म्स। इंडिया इसलिए रिफॉर्म की मांग करता है। ठीक है, आपको मैं परचेसिंग पावर पैरिटी बोला था, ये देख लीजिए। इंडिया में जो शर्ट 400 रुपए की है वो अमेरिका में 560 रुपए की मिनिमम पड़ेगी। और अगर इस आधार को ध्यान में रख लिया जाए तो दुनिया में परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन जाएगा और चाइना नंबर 1 देश होगा जीडीपी के अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है साहब। अच्छा, आपको याद होगा अभी रिसेंटली इसी कारण से रूस ने विरोध किया था। किस बात का? जब एक भारतीय अमेरिकी नागरिक को अमेरिका द्वारा प्रस्तावित किया गया था वर्ल्ड बैंक के अंदर हेड बनाने के लिए, तो रूस ने कहा था हमने क्या कैसे लिया उसको कि एक भारतीय का विरोध कर रहा है रूस। जबकि रूस का कहना यह था कि भाई ये भारतीय है, चलो मान लिया, नेटिव इंडियन है, लेकिन अब ये अमेरिका का निवासी हो चुका है, वहां का ये पासपोर्ट धारक है। ऐसी स्थिति में अमेरिका उसे अमेरिकी दिखाकर के नियुक्त कर रहा है। और अमेरिका की ये जो वर्चस्व की राजनीति है इसको काउंटर करने के लिए रशिया ने कहा कि नहीं, वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ, यहां पर यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड का हमें अधिकार कम करना होगा। और सही मायने में यही एक अच्छा निर्णय होना चाहिए।
आपको मैं बता दूं, वर्ल्ड बैंक में हमेशा एक अमेरिकी नागरिक ही हेड बनता है और आईएमएफ में हमेशा एक यूरोपियन नागरिक ही हेड बनता है। इसीलिए अगर आप चाहें तो यहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर्स की लिस्ट देख लीजिए। क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा एक बुल्गारियन है जो कि एक अपने आप में यूरोपियन देश है। यूरोपियन व्यक्ति ही यहां पर हेड बनेगा और वर्ल्ड बैंक के अंदर अमेरिकी ही हेड बनेगा। इतनी ज्यादा इन लोगों की मोनोपोली चलती है। उम्मीद है अब आपको यह पूरी तरह से विश्लेषण समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पर कोई सवाल ववाल भी आते हैं क्या? हाँ, 2011 के अंदर यूपीएससी सिविल सर्विस में आईएमएफ के ऊपर सवाल पूछा गया है, इनके बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये सवाल तो इन पे पूछे जाते ही हैं। इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है कि हमने जो पढ़ा वो वेस्टेज में पढ़ा है। नहीं, ये पूरा इकोनॉमी के हिसाब से, यदि आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, यदि आपको इकोनॉमी पढ़ने में रुचि है, तो उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों में है ये इकोनॉमी के अंदर, ये वर्ल्ड इकोनॉमी का सेक्शन है ये, जिसमें आपने ये सवाल पढ़ा। तो ना केवल ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, बल्कि आईएमएफ का रोल, आईएमएफ किस प्रकार से काम करता है, उनको समझने के लिए बेहद जरूरी था। उम्मीद है आपने ये बात समझ ली होगी। मेरे बहुत सारे साथियों की डिमांड है कि सर, जैसे ही आप अपने पेड बैचेस के अंदर ज्योग्राफी खत्म करो, उसके बाद में आइदर इकोनॉमी शुरू करिएगा या फिर हिस्ट्री शुरू करिएगा। ठीक है, जैसी भी आप लोगों की मांग रहेगी उसी आधार पर कार्य कर लिया जाएगा। और मैं आप सबसे मतलब ये सलाह ही देना चाहूंगा अपनी तरफ से, यदि आप में से कोई भी साथी हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहता है तो अपनी पाठशाला का एप्लीकेशन हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। आप वहां से मात्र 1999 रुपीज में अपने लिए कोर्स बुक कर सकते हैं, जहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से फाउंडेशन लेवल से आपको तैयार कराया जा रहा है। और 1 अप्रैल से नया बैच शुरू हो रहा है और उस 1 अप्रैल से शुरू होने वाले बैच में हम लोग वर्ल्ड की मैपिंग से क्लासेस शुरू करेंगे। यदि आप 1 अप्रैल के बाद क्लासेस लेंगे तो आपको वर्ल्ड मैपिंग से क्लासेस दिखना शुरू होंगी और आगे जो भी पढ़ाया जाएगा वो सब दिखेगा। बस प्रॉब्लम ये रहेगी कि उसमें मार्च में जो क्लासेस हमने पढ़ाई है ना, वो विजिबल नहीं होंगी। और यदि आप उस बैच को अभी से एनरोल कर लेते हैं या उस नए बैच में आज से ही एंट्री कर लेते हैं, तो आप लोगों को मार्च में जो कंटेंट हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का पढ़ाया है वो आप लोगों को विजिबल रहेगा। ठीक है, डिसीजन आपका, लिंक कमेंट बॉक्स में, आप उसको यूज कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी के साथ बहुत ही नॉमिनल कीमत पर बेहतरीन नॉलेज है। जो साथी पढ़ रहे हैं उनके कमेंट और फीडबैक आपके लिए सदा से ही प्रस्तुत रहेंगे। इसके साथ साथ जैसा मैंने सेशन की शुरुआत में कहा, लिंक में हमने अपना एप्लीकेशन, अपनी पाठशाला पिन किया हुआ है। यदि आप चाहें तो वहां से जाकर के हमारे कोर्सेज, पेड कोर्सेज जो हैं वो ले सकते हैं, जो कि उपयोगी हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी फाउंडेशन, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, इन सभी परीक्षाओं के लिए। यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट आपको पूरे डिटेल से पढ़ने को मिलेंगे बहुत ही नॉमिनल कीमत पर। दैट इज 1999 ओनली। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां पर आपको कंटेंट की पीडीएफ मिल जाएगी। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, सुबह शाम से शाम 8 बजे तक। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। थैंक यू सो मच।